चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसी विद्या देता हूँ जो तुम्हें लोगों के जीवन में क्या घटित होगा, कैसे घटित होगा, कब घटित होगा, उस विद्या से तुम्हें ये पता चले। कर्मों को जब नहीं काटते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ही मोक्ष को पाने वाली जो एक जर्नी है उसमें हर्डल डाल रहे हो। आपने बहुत सारे कर्म कर रखे हैं, उसमें से आपने बेस्ट जो आपके अच्छे कर्म है वो आपने उठाए और आप इस जर्नी पे आए, फिर भी कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ आ गया। लेकिन धीरे 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 जब ये जनमानस में आने लगी, पब्लिक में आने लगी, वहां पे आने के बाद फिर इसका धीरे धीरे दुरुपयोग होना शुरू हो गया। ये छोटी छोटी आप रोजमर्रा की चीजों में अगर पढ़ेंगे तो वो एक तरीके से वहम बन जाएगा। आई ऑलवेज से दैट हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड नो नॉलेज इज सुपरस्टिशन। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं मुग्धा और स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हर बारी अपने सारे पॉडकास्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बोलती हूँ, बट दिस वन इज़ रियली स्पेशल। वो क्यों? क्योंकि हम लोग बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्या मूल है, क्या महत्व है और क्यों हमें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता है। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी किस्मत बदल सकती है? हम बात करेंगे किस्मत के ऊपर, और एस्ट्रोलॉजी में हमें कैसे कर्म करने चाहिए इस पर भी आज हम बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि दशा, अंतरदशा, महादशा, इन सब में क्या अंतर होता है और क्यों शनि से, राहु से इतना लोग हमें डराते हैं, और जब इनकी दशा चल रही होती है तो हमें अपने कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए ताकि हमें उसका अच्छा फल मिल सके। थोड़ा हम बात करेंगे लव, रोमांस और रिलेशनशिप्स के भी ऊपर। कौन से प्लैनेट्स लव और रोमांस के कारक होते हैं ये भी आज हम जानेंगे। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है रीना शर्मा जी। शी इज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। इनकी क्लाइंटेल ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो रीना जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसी हैं आप? हाय मुग्धा, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड लाइक वी डिस्कस्ड, हम लोग आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ वेदास। वेदों से ही एस्ट्रोलॉजी निकल कर आई है। लेकिन इफ यू सी, आजकल कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे आप खोलेंगे, भर रखे हैं कि वो ऐसे कुछ उपाय दे देते हैं कि लोग सोचते हैं कि इन उपायों को करने से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एंड देयर आर पीपल जो वो उपाय कर कर डिससैटिस्फाइड हुए हैं और उनका एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया है। सो माय थिंग इज कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स आजकल लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी इतनी सफरिंग्स है, इतनी प्रॉब्लम से आजकल जूझ रहे हैं, दे जस्ट वांट शॉर्टकट्स कि कोई ऐसा रास्ता हमें दिखा दे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में जल्दी से खत्म हो जाए। करेक्ट। और इसी चीज का एस्ट्रोलॉजर्स फायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मुझे ये पहले समझाइए कि एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों का पाठ कैसे बनी, ब्रह्मा जी ने क्यों हमारे वेदों में एस्ट्रोलॉजी को एज अ पार्ट डाला। ठीक है, देखिए आपने जो क्वेश्चन करा ना, इस क्वेश्चन से मुझे अपनी भारतीय विद्या भवन में पहले दिन की क्लास याद आ गई। अच्छा। फर्स्ट डे जब हम वहां गए और एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पे बात शुरू हुई, हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी फर्स्ट डे ही हमें मिलने के लिए आए। तब थोड़ा सा उन्होंने जो शुरुआत की उसको मैं बताती हूँ। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट, हम सब विद्यार्थी हैं अभी भी, सब जगह आप सुनते होंगे सभी ज्योतिषी जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो ये कहते हैं कि मुझे अभी भी सब कुछ नहीं आया जी, बिकॉज ज्योतिष इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इट विल गो ऑन, आई थिंक फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी लाइव्स। एक जिंदगी पूरी नहीं है जी, इसके लिए कम है। सो उन्होंने जो बताया था, उन्होंने शुरुआत ऐसे की थी कि ब्रह्मा जी ने ये विद्या, ये एक डिवाइन विद्या है, ईश्वरीय विद्या है, इसको ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने आगे जाके और सारे ऋषि मुनियों को दिया, जिसमें से भृगु थे मेन, और उन्होंने, जैसे भृगु हो गए, कश्यप, भारद्वाज, अगस्त्य, ऐसे सब ऋषि थे। उनके जो डिसाइपल थे वो पारशर थे बाद में। सो दिस वाज स्टार्टेड लाइक दैट, बट एज अ स्टूडेंट आई वाज क्यूरियस कि ब्रह्मा जी ने भी क्यों दिया। बिल्कुल, है ना। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तो एक और कहानी सामने आई विच इज अगेन अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। ब्रह्मा जी का तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो शिव जी की है। अच्छा। ये शायद नहीं सुनी होगी लोगों ने।
शिव भगवान जो थे उनके 2 पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय, ये सबको पता है। सो कार्तिकेय थोड़े ज्यादा नॉटी थे, गणेश जी भी थे, बट कार्तिकेय थोड़े घुमक्कड़ टाइप के थे, वेरी एक्सट्रोवर्ट, वेरी फ्लैम्बॉयंट, और उन्हें घूमना होता था, घर में नहीं रुकते थे, वेरी नॉटी चाइल्ड। सो वो पूरे टाइम घर घर अलग अलग घरों में घूमते रहते थे। पार्वती जी एज अ मदर वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड एंड अनोयड कि ये तो घर में ही नहीं टिकता, राइट। सो शी वेंट अप टू शिव जी एंड सेड कि भाई ये तो सुनता नहीं है मेरी बात और सारे दिन दूसरों के घरों में पड़ा रहता है, इससे बात करो। सो शिव जी ने फिर बात करी। शिव जी ने कहा कि बेटा आराम से बिठा के कि तुम ऐसा क्यों करते हो। सो कार्तिकेय जी ने कहा कि मुझे बहुत इच्छा होती है अंदर से, आई एम वेरी क्यूरियस कि जनमानस में, लोगों के घरों में, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और क्यों होती हैं, अच्छा। कैसे होती हैं। सो एज अ क्यूरियस चाइल्ड ही वॉज वेरी ये कि भाई कैसे क्या होता है। सो शिवजी बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको ये वरदान दिया कि चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसी विद्या देता हूँ जो तुम्हें लोगों के जीवन में क्या घटित होगा, कैसे घटित होगा, कब घटित होगा, इससे उस विद्या से तुम्हें ये पता चलेगा। अच्छा। सो दैट वाज इट। मतलब ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। और फिर उन्होंने, कार्तिकेय जी ने आगे ऋषियों को दी, उसमें भी भृगु ऋषि का नाम आता है। अच्छा। सो भृगु ऋषि का नाम तो दोनों ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आता है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे अपने ब्रह्मा जी वाली जो एक क्यूरियोसिटी थी उसका आंसर मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने भी इसीलिए शायद ये विद्या आगे पहुंचाई होगी कि लोगों के जीवन में जो घट रहा है उसके लिए उन्हें मार्गदर्शन मिल जाए जी। अगर पहले से पता चल जाएगा कि आगे जाऊंगा और वहां मेरे साथ ये गलत हो सकता है, right. या देयर इज अ पिट, कोई गड्ढा है, तो मैं अपनी गाड़ी थोड़ा साइड से निकालूंगा। सो ब्रह्मा जी ने आई थिंक इसीलिए दी होगी कि इसको मार्गदर्शन के तरीके से यूज किया जाए, एक जीपीएस के तरीके से यूज किया जाए। पर जैसे जैसे ये विद्या आगे बढ़ी, ऋषियों के पास आई, और ये श्रुति और स्मृति से आई थी, इट वाज नॉट अ रिटन विद्या। पाराशर जी ने फिर एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई, उन्होंने इसको रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया, विच इज बृहद पाराशर हुरा शास्त्र। उसके बाद बहुत सारी और बुक्स लिखी गई, क्लासिक्स हैं, अलग अलग ऋषियों ने लिखी, जैसे सारावली हो गया, फल दीपिका हो गया, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। तो ये चीज आगे बढ़ते 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 ऋषियों से फिर ये आई राजाओं के पास, मंदिरों का वास्तु होता था, उन सब चीजों में यूज होनी शुरू हो गई कि कैसे करें, कौन से नक्षत्र पे करें, कौन सा मुहूर्त निकालें, और इसका वर्णन तो रामायण और महाभारत में भी है। सो इट्स नॉट समथिंग कि ये आज आई है या सडनली सिर्फ ऋषियों के या दैविक उसमें ही वर्ल्ड में ये यूज होती थी, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी फिर आने लगी। फिर राजा और महाराजा और पैलेसेस और इनके जीवन में जब ये यूज हुई, आपने सुना होगा कि ये वॉर उसी टाइम पे वॉर्स होते थे, हाँ, मुहूर्त निकालना, अच्छा नक्षत्र हो, और राज ज्योतिष हुआ करते थे जी। सो वो उनके पर्सनल ज्योतिषी हुआ करते थे, हर चीज पूछ के करने के। उस टाइम पे तो आई थिंक जो जनरल पब्लिक थी वो तो इसको यूज भी नहीं करती थी, या राजा ही इसको यूज करते थे। एग्जैक्टली क्योंकि उन्हीं के मेन इवेंट्स हुआ करते थे जी। कि लड़ाई पे जाना है तो क्या करें, अगर दुश्मन आक्रमण कर रहा है तो कौन से मुहूर्त में हम भी आक्रमण करें, तो ये चीजें यूज होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये जनमानस में आने लगी, पब्लिक में आने लगी, तो मतलब पब्लिक को क्या होता था उस टाइम पे कि राजा का तो सब ठीक हो रहा है, एक ह्यूमन नेचर है, हम भी पता करें, तो वो धीरे धीरे उन्होंने पता करा। सेम चीज वास्तु के साथ भी मैं बताती हूँ, सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि उनको ये क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई हम भी, ये क्या, कौन सी विद्या है, कैसी विद्या है। तो उस चक्कर में सबने पूछना शुरू करा और उनको धीरे धीरे ये क्रीप इन हो गई नॉर्मल जनता के लिए भी, हाँ, फॉर मासेस। अब वहां पे आने के बाद फिर इसका धीरे धीरे दुरुपयोग होना शुरू हो गया, क्योंकि फिर लोग मैं इसको एस्ट्रोलॉजी का अब्यूज भी बोलती हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए ज्योतिष का यूज करना, बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से ये करना है, ये खरीदना है, छोटी छोटी चीज के लिए, सो दैट्स अब्यूज ऑफ ज्योतिष आई फील। तो वहां पे फिर ये होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदला, लोग आने लगे ज्योतिषियों के पास, और पहले तो ऑथेंटिसिटी से बताया जाता था, लेकिन जब ये विद्या नॉर्मल पब्लिक के बीच में आ गई तो वहां इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। लोग आते थे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और लोगों को ये नहीं होता था कि मेरे साथ क्या होगा, आप मार्गदर्शन कीजिए। वो धीरे धीरे ये पूछना उन लोगों ने शुरू कर दिया कि आप मेरी डेस्टिनी बदल दीजिए, ऐसा होने वाला है तो बदल दीजिए, गुरुजी आप, पंडित जी बदल दीजिए, ज्योतिषी जी बदल दीजिए।
जहां उन्होंने ये बोलना शुरू करा तो ज्योतिषियों को वो एक लूप होल मिल गया कि कहाँ वो बेवकूफ बना सकते हैं, उनके फियर को यूज कर सकते हैं टू मिंट मनी। राइट। सो वैसे ये चीज थोड़ा गलत हाथों में पड़नी शुरू हो गई। और आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ज्योतिष ने अपनी वो जगह खो दी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख पहुंचता है। क्योंकि मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ रीना जी कि एक जो ये मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी पूरी किस्मत, हमारी पूरी डेस्टिनी बदल सकती है, इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ ये बता सकती है, जैसे भी आपने कहा कि आपकी लाइफ में ये घटना घटित होएगी, आपकी किस्मत में ये लिखा है, सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये जो अब इंसान सोचने लगा है, इसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है? देखिए, ज्योतिष जो बेस्ड है ना, दैट इज बेस्ड, मतलब हम अगर बात करें जो पुरातन समय की, तो जप तप और दान के ऊपर ज्योतिष बेस्ड थी। ज्योतिष को हम एक डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। और अगर आप, लेकिन लोग कहेंगे अगर डायग्नोज कर ली, बड़ी बीमारी डायग्नोज कर ली, परेशानी डायग्नोज कर ली, तो फिर क्या, आपके पास सोल्यूशन क्या है? तो उन सॉल्यूशंस के लिए उस टाइम पे तो जब तब दान हुआ करते थे, क्योंकि लोगों के पास समय होता था, लोगों को तरीका पता होता था, एग्जैक्टली मुझे मंत्र उच्चारण करना है तो कैसे करना है। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, लोगों को तरीका पता होता था कि कैसे मंत्र उच्चारण करना, कैसे करना है, कहाँ बैठ के करना है। एक पर्टिकुलर टाइम वो सिलेक्ट करते थे, एक पर्टिकुलर स्थान सिलेक्ट करते थे, फिर अपने श्वास को देखना होता था कि हम उस ब्रेथ वर्क के साथ उच्चारण करें, उच्चारण करेक्ट होता था। करेक्ट। सो वो मंत्र उच्चारण करने का उनको तरीका और समय सब पता था, नियम पता था, और गुरु भी होते थे आपको बताने, गाइड करने के लिए। बिल्कुल, यू आर राइट। सो अब ना तो वो समय है, ना वैसे गुरु हैं, और ना ही आप उस तरीके से उन चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, कहीं ना कहीं संस्कार पीछे छूट गए। सो अब सबके सब चाहते हैं क्विक फिक्स। नाउ इफ यू आर अ गुड एस्ट्रोलॉजर, आप डायग्नोज तो कर लोगे, लेकिन आप उनको रेमेडी के फॉर्म में क्या दोगे? रेमेडी के फॉर्म में आप कुछ नहीं दे सकते उन्हें, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है जब तब करने का। बचा क्या? एक चीज दान, और दूसरा जो मैं करती हूँ विच इज अलाइनिंग द एनर्जीज। राइट। जो प्लैनेट की एनर्जीज है उनको अलाइन कर दिया। आप उनको बता देंगे कि भाई देखिए, आपका शनि की दशा चल रही है और शनि चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, खूब मेहनत कीजिए। शनि गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं जी। एक तरफ से वो आपको आलस देंगे, एक तरफ से वो कहेंगे कि भाई हार्ड वर्क कर। सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या चाहिए। डू यू वांट गुड रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट्स? तो उसके चलते उन एनर्जीज को अगर आप पहले से पहचान लेते हो, दैट इज द मार्गदर्शन पार्ट, दैट इज द पार्ट विच एस्ट्रोलॉजी डज। राइट। उतना अगर पता चल जाता है तो आपको पता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, आगे गड्ढा आने वाला है, आगे परेशानी आने वाली है, संभल के चलो, इतना फेज मेरा खराब है, इतना टाइम, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। बट वो डेस्टिनी नहीं बदल सकता जी। एनीबडी हु सेज, कोई भी ज्योतिष के पास आप गए और वो कह रहा है कि मैं किस्मत बदल दूंगा, या ओवरनाइट ऐसे कर दूंगा, या आप ये उपाय कीजिए और आप देखिए ओवरनाइट आपके पास बहुत पैसा बरसेगा, ये सब बिल्कुल ढकोसलेबाजी है। इसमें बिल्कुल विश्वास ना करें। एंड ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, सब पढ़े लिखे लोग हैं, दे शुड यूज देयर इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट एंड द रिसर्च क्वोशंट, क्योंकि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, रिसर्च करते हैं, देन व्हाई नॉट इन दिस। राइट। अभी आपने एक बात बोली कि कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता है, तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ कि किस्मत और कर्म में क्या इम्पोर्टेंट ज्यादा है? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड से कर्म वाला जो पार्ट है वो हमें काफी कम दिया गया है। जो प्रारब्ध है, जो किस्मत, या जिसे आप किस्मत कह रही हैं डेस्टिनी, वो प्रारब्ध कर्म हम लेकर आ रहे हैं। वी आर कैरिंग दैट बैगेज फ्रॉम द पास्ट जन्म, जितने भी जन्म रहे हो, एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, एज मैनी, जितने भी आपको जन्म आपने अब तक लिए हो, सबका बैगेज आप ढो रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है। तो वो मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ समझाने के लिए, ऑडियंस को आसान हो जाता है। आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं और आप उसमें से बेस्ट कपड़े सिलेक्ट करके बैग में भरते हो और एक जर्नी पे जाते हो जी। सो इट्स द सेम थिंग। आपने बहुत सारे कर्म कर रखे हैं, उसमें से आपने बेस्ट जो आपके अच्छे कर्म है वो आपने उठाए और आप इस जर्नी पे आए, फिर भी कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ आ गया। सो वो जो बुरे कर्म है वो आपको यहाँ काटने हैं और भोगने हैं जी। वो आपको काटने ही हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप रेमेडीज करके उन कर्मों को जब नहीं काटते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ही मोक्ष को पाने वाली जो एक जर्नी है उसमें हर्डल डाल रहे हो।
राइट, क्योंकि मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब सारे कर्म कटेंगे। सो इसीलिए रेमेडीज बहुत ज्यादा देने में विश्वास नहीं रखती मैं। बट अगेन क्रिटिकल केसेस आते हैं, बहुत ही छोटा बच्चा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, राइट, या मैं उसकी अल्पायु देख लूं कि वो बहुत ही जीवन उसका कम है या बहुत सफर करेगा अगर जिंदा भी रहेगा, तो वहां हमें देनी पड़ती है कुछ ना कुछ रेमेडीज, अदरवाइज वी ट्राई नॉट टू गिव। ओके। तो ये एस्ट्रोलॉजी में क्या अलग अलग सिस्टम्स है? हाँ बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी जब शुरू हुई थी ना, तो ओरिजिन की तो हमने बात की, लेकिन तब जब ये शुरू हुई तब बाद में जब ऋषि मुनियों ने उसको बांटा तो 3 शाखाओं में पहले बांटा। एक तो जिसे हम सिद्धांत कहते हैं जी, और एक संहिता और एक होरा। अच्छा, अब सिद्धांत वाला जो पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन सन्स मूवमेंट, ओके, एक्चुअली मैथमेटिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, वो जब आया था तो उसको उसके ऊपर ही सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जी ने किताब लिखी थी बाद में। अच्छा, वो सन के मूवमेंट पे है, सन अपने ऑर्बिट पे कैसे घूम रहा है, कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब सर्दी आएगी, कब गर्मी आएगी। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन। आप समझिए उस समय हमारे ऋषि मुनि कितने ज्यादा हाई इंटेलेक्ट के हुआ करते। राइट, आज के साइंटिस्ट भी वहाँ उनके, मैं उस कहती हूँ, लेवल पे मैच नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके पाँव की धूल भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो तो उड़न खटोले, आपने सुना होगा उड़न खटोले पे सीता जी को ले गए थे जी, रावण ना, तो वो कहाँ से आया था तब? नाउ एरोप्लेन है, ठीक है, साइंस ने वो कर दिया, बट उस समय पे भी ये सब कुछ था। सो ऋषि मुनि जो थे हमारे, वो बहुत ज्यादा हाई इंटेलेक्ट के थे। दे वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स आई वुड से। तो उन्होंने इस तरीके से जब 3 पार्ट्स में करा तो उन्होंने कहा डिविजन कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। सो एक मैथमेटिकल पार्ट हो गया जिसमें हम अगर एस्ट्रोनॉमी को लेते हैं या फिर अगर हम कुंडली में प्लैनेट्स को देखते हैं तो डिग्रीज कितनी है, हर प्लैनेट की एक डिग्री होती है जिससे उसका प्लेसमेंट पता लगता है। फिर हम संहिता पे आते हैं जो कि एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ पे हम देशों को, शहरों को, इवन उसको हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। पॉलिटिक्स में भी कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो कौन जीतेगा, ऐसे वाला, या कब सुनामी आएगी, कब अर्थक्वेक आएगा। राइट, that is also called मेदनी ज्योतिष या फिर mundane astrology and political astrology. Then the third part comes which is hora, which is the predictive astrology जो हम आप यूज करते हैं in the form of जन्म कुंडली। So that is hora. So ये 3 पार्ट्स थे। अब उसके बाद क्या हुआ, पारशरी जब आई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, that became the mother in होरा पार्ट की बात कर रही हूँ। उसके बाद वो एक फ्लो चार्ट बन गया, उसके अंदर बहुत सारे आ गए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, देन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आजकल तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत कुछ है, फिर तो जितने भी नाम बना लो। सो इस तरीके से अलग अलग उसके नीचे ब्रांचेस हैं बहुत सारी। अच्छा, रीना जी, और धर्मों में भी एस्ट्रोलॉजी का यूज होता है? देखिए ये ना क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, पहले भी मुझसे पूछा गया। आप मुझे ऐसा लगता है, आप खुद बताइए मुझे, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या किसी ग्रह को पता होगा कि ये कुंडली एक मुसलमान की है या ये कुंडली एक क्रिश्चियन की है? बिल्कुल नहीं। तो प्लैनेट्स के लिए या एस्ट्रोलॉजी के लिए तो धर्म एक ही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी कुंडली है। सो आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स तो हमने ही बनाए हैं जी, वी आर रेसिस्ट्स, लेकिन ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपके पास क्लाइंट्स आते हैं दूसरे रिलीजन के भी, and they believe in astrology. They believe. I was surprised when somebody came from Saudi Arabia. अच्छा. I was surprised when so many people from the Muslim community started coming to me. I'm quite amazed, and they believe in it. So I want to know, रीना जी, कि कर्मों का एस्ट्रोलॉजी में क्या इतना इम्पोर्टेंस होता है, कर्मों का क्या रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में? जैसा मैंने आपको अभी मुग्धा जी थोड़ी देर पहले बताया कि कर्मों वाला पार्ट हमें बड़ा कम मिला है, वो हमारी बात शायद अधूरी रह गई। राइट, प्रारब्ध हम लेकर आए, लेकिन उसके बाद जो एक छोटा सा पार्ट है फ्री विल जिसे कहते हैं, वो हमारे वो वाले कर्म हैं जो हमारे प्रेजेंट को अच्छा करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप लॉजिक समझिए, पिछले जन्मों के कर्मों से हमें ये जन्म मिला, बिल्कुल ठीक है, इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें अगला जन्म मिलेगा या मोक्ष को प्राप्त होंगे, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। राइट, प्रेजेंट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। हमें अपने कर्म यहाँ अच्छे रखने हैं और जितना हो सके अपने प्लैनेटरी प्लेसमेंट के हिसाब से गाइडेंस लेके अपने जीवन को एक प्रॉपर मार्गदर्शन के तरीके से उसको फॉलो करके आगे बढ़ाना है। तो ये जो फ्री विल का रोल आता है हमारी लाइफ में, तो कोई चीज अगर मेरे लिए डेस्टाइन्ड ऑलरेडी है तो वहां पे मेरा फ्री विल कैसे काम करेगा? ठीक है, देखिए ये कुंडली है,
एक कुंडली है, उसमें एक कॉम्बिनेशन है कि आपका एक्सीडेंट होगा जी। मंगल और शनि टुगेदर बैठे हुए हैं, कंजंक्ट बैठे हुए हैं एक घर में, और दशाएं भी आ गई और मुझे लग रहा है कि अब आपका एक्सीडेंट होगा। आप मेरे पास आए, मैं बताऊंगी आपकी कुंडली इस समय एक्सीडेंट प्रोन है। अच्छा। अब हमें क्या ऐसा करना है कि वो एक्सीडेंट ना हो। तो एक तो हम, जैसा मैं बताती हूँ कि एनर्जीज अलाइन करना, एनर्जीज का अलाइन करना या चैनलाइज करना क्या होता है कि मैं उन 2 प्लैनेट्स के हिसाब से आपको काम करने के लिए बोलूंगी। अच्छा। और ये बोलूंगी कि शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, और मंगल इज ड्राइव, और मंगल यहाँ पे आपको एक्सीडेंट देंगे, तो आप गाड़ी तेज मत चलाइएगा। अच्छा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, या कोई भी काम करें फायर का या शार्प ऑब्जेक्ट्स का तो ध्यान से करिएगा। तो आपका फ्री विल यहाँ पे आपको ये कहता है, आपको फ्री विल ये मिला है कि हाँ मैं केयरफुल रहूं, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल गया, मैं केयरफुल रहूं, दैट इज योर फ्री विल। शनि जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी जॉब लगनी है, मुझे दिख रहा है आपकी जॉब लगनी है, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, सो आपका फ्री विल कहीं यूज नहीं हुआ, कोई भी आके आपको यहाँ पे जॉब नहीं देगा। राइट। सो आपको एफर्ट करना है, आपको रेज्यूमे भेजना है, उनसे कनेक्ट करना है, अपनी तरफ से जो आपकी मेहनत है वो करनी है, देन वो रिजल्ट आएगा। विदाउट एफर्ट्स यू विल नॉट गेट एनीथिंग फॉर श्योर। राइट। तो मतलब आपको कुंडली पहले से बता देती है कि इस टाइम पे ये चीज हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से एक्शन करिए। यही इसी कारण से शायद ब्रह्मा जी ने ये विद्या दी होगी। बट इससे बहुत लोग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं होएगा फिर? वो छोटी छोटी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजी अपना चार्ट खोलकर बैठ जाएंगे कि अब इस महीने क्या होने वाला है या ऐसे क्या होने वाला है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बात करी थी, आप खुद ही बोल रहे थे कि लोग, हम कब निकले घर से बाहर, कौन सा डील कब साइन करे, तो इजंट इट लाइक टू मच कि इंसान उसी के अंदर ही यही घुस जाएगा और नहीं, इट इज एक्चुअली टू मच। एंड उसे मैं तो पर्सनल लेवल पे उसको अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इन चीजों के लिए बना ही नहीं था। ये छोटी छोटी आप रोजमर्रा की चीजों में अगर पढ़ेंगे तो वो एक तरीके से वहम बन जाएगा। आई ऑलवेज से दैट हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड नो नॉलेज इज सुपरस्टिशन। राइट। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत डरे हुए हैं, तो मैं सबको सलाह दूंगी थोड़ा थोड़ा आप एस्ट्रोलॉजी को जानें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें। एंड हियर आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग 99 रुपीज वाला कॉस्ट, मतलब फिर से पढ़ें। क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आई पर्सनली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आई पर्सनली नो अ फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स जो मंथली एंड वीकली पूरा प्लान भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको कौन से दिन क्या करना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन से भगवान को किस दिन कब क्या पूजा करनी है, किस टाइम पे आपको घर से बाहर निकलना है, किस टाइम पे आपको घर पे रहना है। सो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि जब एक इंसान ये सारी चीजें फॉलो करने लग जाता है तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं तो पूरा परेशान ही रहता होगा। देखिए, मैं इसीलिए कोई रिपोर्ट कभी नहीं देती अपने किसी क्लाइंट को, और जो लोग चाहते भी हैं मेरे पास बार बार आना, मैं उनको हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि जब आप ज्योतिष में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं ना कि आप डे टू डे आपको सब जानना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को इम्पैक्ट करता है, आपके मून को, आपके माइंड को, और वो इंसैनिटी देता है। एंड दैट इंसैनिटी क्रिएट्स कंफ्यूजन इन योर लाइफ। जो आपको रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट को दिया इसलिए जाता है आपको ये बता के कि ये आपको गाइड करेगा डे टू डे बेसिस पे, वेराज उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप और मिसगाइड हो जाते हो, बिकॉज यू आर सो कंफ्यूज्ड एंड सो एरेटिक, आप हर चीज से डरने लगते हो। वो फियर इनकलकेट हो जाता है आपके दिमाग में। सो दैट्स व्हाई रिपोर्ट सिस्टम इज अ वेरी वेरी फेक और अ रॉन्ग सिस्टम दैट आई विल से। मेरे ख्याल से कभी भी ऐसे एक लाइफ की रिपोर्ट किसी को नहीं देनी चाहिए। आप उसको गाइड कर सकते हो और बता सकते हो एक मोटा मोटा एक फेज की, इस फेज में आपके साथ ऐसे होगा, बिकॉज दैट इज गॉट अ लॉजिक। मुग्धा, आप डेली या मंथली कैसे दे सकते हो? जो प्लैनेट्स हैं, मैं हमेशा, अगर मैं ट्रांजिट बेस कोई वीडियो बनाती हूँ अपना, तो मैं हमेशा 4 मेजर प्लैनेट्स को लेती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शनि 2.5 साल रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल 18 महीने रहते हैं, और जुपिटर एक ऑलमोस्ट 1 ईयर 13 मंथ्स ऐसे रहता है, डिपेंडिंग कि कब रेट्रोग्रेड हुए कब। जब इतने मोटे मोटे प्लैनेट्स मूव करते हैं आपकी कुंडली में ट्रांजिट में, तब तो मैं कहूंगी कि हाँ कुछ फर्क पड़ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है आपके जीवन में। साथ में दशा भी चेंज हो रही है, दशा भी ऐसे हर दिन नहीं चेंज हो रही है। जो चेंज हो रही है प्राण दशा या सूक्ष्म दशा, वहां तक तो कोई जाता ही नहीं है। वहां तक हम बस तब जाते हैं जब हमें कोई
ऐसी डेट निकालनी होती है कि भाई इम्पोर्टेंट डेट, कुछ Right. लोग आ जाते हैं पूछने, तब हम आ जाते हैं, नहीं तो हम जनरली 2 या 3 दशाओं के बाद बंद कर देते हैं, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा. ओके. सो व्हाई टू गो टू दैट लेवल कि आप बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे जा रहे हो. प्लैनेट्स इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं. मरकरी 28 दिन में मूव कर रहा है, शुक्र ऑलमोस्ट 1 मंथ में मूव मून कर तो आई थिंक 2.5 दिन, मून 2.5 दिन में मूव कर रहा है. सो इन प्लैनेट्स के इतने फास्ट मूवमेंट के बेसिस पे आप कैसे कहोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है राइट या आएगा. राइट. दैट आई थिंक समवेयर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंसैनिटी. मुझे ऐसा लगता है. डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपके काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उसने मुझे बोला आप ये रेमेडी कर दो इतने ट्रस्ट के साथ और बिलीव के साथ कि आपके जीवन में ये चीज ठीक हो जाएगी. मैंने वो बहुत अच्छे से करा, ठीक है, और मेरे दिमाग में आ गया कि जी अब मैंने तो ये काम कर दिया है, अच्छे से इसकी रेमेडी कर दी है, तो मेरी लाइफ में अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो साइकोलॉजिकली भी मैं अब अच्छा सोचने लगी हूँ. तो क्या एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजिकली भी आप पे काम करती है? ये प्लेसिबो इफेक्ट वाली आप बात कर रहे हो. देखो, आपने जब साइकोलॉजी की बात की, तो जब हम पढ़ाई करते हैं ज्योतिष की, तो उसमें देश काल पात्र एक चीज है जो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, जो शायद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बट वन शुड स्टिक टू इट. तो उसमें जब हम देश काल पात्र की बात कर रहे हैं, तो पात्र मतलब उसकी जो मेंटल जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो आपके पास आया, मतलब उसका साइकोलॉजिकल साइड, जी, यू नो, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है. बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे जो आपने ये बात कही ना, उसमें मैं कहूंगी जो भी एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बता रहा है, वो हो सकता है बड़ा स्मार्ट हो, वो ऑलरेडी देख रहा है कि दशाएं तो चेंज हो रही हैं, अब तो अच्छा होने ही वाला है. लेट मी टेक द क्रेडिट, यू नो, बाय टेलिंग कि तुम ये वाला उपाय करो और पूरी डेडिकेशन से करना, फेथ से करना, फिर देखना जा जाएगा. सो वो प्लेसिबो भी आप कह रहे हो, वो वाला पार्ट प्लेसिबो भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर का स्मार्टनेस भी हो सकता है. ओके. प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि वो उस लेवल पे आता है जहां मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ. करेक्ट. एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे है क्योंकि एक मार्गदर्शन, एक जीपीएस है, ह्यूमन लेवल पे है. उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन आता है, विच इज द नेक्स्ट लेवल. राइट. और उसके भी ऊपर डिवाइन आता है. सो मैनिफेस्टेशन को मैं हमेशा और हमेशा एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कहती हूँ. बट मैनिफेस्टेशन का मतलब वो नहीं है कि पेपर पे ग्रीन पेन से लिख दिया या यहाँ ग्रीन से लिख दिया और वो होगा. इट इज अ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट रेल्म पे आप कनेक्ट करते हो. अगर वहां आप कनेक्ट कर पाते हो, देन यस, एनीथिंग विल वर्क फॉर यू, बिकॉज यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द थॉट्स. बट डोंट यू थिंक हमेशा एक इंसान को पॉजिटिव रहना is a little difficult? अगर आपको manifestation टेक्निक अगर अच्छे से आती, you have to be always positive and think positive, but humanly अगर आप देखो तो वो possible नहीं है. That is why I'm saying ना कि वो next level का manifestation होना चाहिए. एक बार एक तरफ आप बड़े परेशान हो कि मेरा बच्चा जो है गेम खेलता रहता है, लेकिन फिर आप कह रहे हो नहीं, मैं मैनिफेस्ट करूंगी कि नहीं, ये अच्छा करेगा, ये अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगा, और अगले ही पल आप देख रहे हो वो फिर से गेम खेल रहा है, आपका थॉट फिर से नेगेटिव हो गया. दैट इज नो मैनिफेस्टेशन. उससे मैनिफेस्टेशन नहीं होगी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो तो एक कांस्टेंट फिनोमिना है, कांस्टेंट फिनोमिना, नेक्स्ट लेवल मैनिफेस्टेशन. देन यू डू नॉट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजी, नथिंग एट ऑल. देन यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स. तो रीना जी, जब भी आपने बात करी थी वो 4 इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स की, जुपिटर, शनि और राहु केतु, उनका ट्रांजिशन भी हो रहा है इसी साल. बिल्कुल, इसी साल, इसी महीने. इनफैक्ट राहु एंड शनि आर गोइंग टू क्रॉस ओवर. ये मार्च 29 और मई के बीच में वो क्रॉस ओवर होना है, विच इज रियली अ टॉक्ड अबाउट टॉपिक आजकल. राइट.